हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हिंदी माध्यम की एनसीईआरटी 12th क्लास में उसका सेकंड भाग हम लेके आ रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं आज प्रभाविता का नियम। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। उसका एक लेक्चर पहले आ चुका है और ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं प्रभाविता का नियम। यानी कि हम इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण पढ़ चुके हैं और इसके बाद एकल संकर संकरण पर आधारित हम नियमों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो कल भी इस पे बात हुई थी और हमने बताया था कि जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकर संकरण कराया, उसके आधार पर 3 पोस्टुलेशंस दिए थे जिन्हें आज हम 2 नियमों के रूप में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। आप इससे पिछले वाला जो है वो पेपर वो भी देखना, एज इट इज जो है वो प्रभाविता के नियम से क्वेश्चन है वो पूछा गया है और स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर करनी है, क्या पूछा गया है और मतलब एक्चुअल लाइन के अंदर कंसेप्ट क्या है उसकी बात करेंगे हम। तो प्रभाविता का नियम जो है वो क्या कहता है, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। पहला स्टेटमेंट कि जो लक्षण का निर्धारण है, मेंडल ने कहा था कि कुछ ना कुछ तो है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है, जिसको नाम क्या दिया था, फैक्टर कहा था। यहां सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है विविक्त यानी कि डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि ये जो यूनिट है ये कभी भी चेंज नहीं होती, अल्टर नहीं होती है, कभी भी ब्लेंड नहीं होती है, ये एज इट इज बनी रहती है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, विविक्त या डिस्क्रीट यूनिट हम कह देते हैं। दूसरा है कारक जोड़ों में होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कारक करता है, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। और कारक कैसे प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्रीट यानी कि मिलते नहीं है, कभी ना कभी जो है वो सेपरेट होते रहते हैं और अपना जो मतलब अपना जो कैरेक्टर है वो अपीयर करते रहते हैं। कारक जो है वो कैसे होते हैं, जोड़ों में होते हैं, यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। इसका मतलब जब आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है, जैसे मान लो फैक्टर्स जो हैं वो कारक में हैं और जब लैंगिक जनन होता है तो ये पेयर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, 50% एक में और 50% एक में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। आप बताइए, ये हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब है कि ये जो कैपिटल टी है ये अपना इफेक्ट शो करता है और स्मॉल टी जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। कैपिटल टी अपना इफेक्ट शो करता है तो कैपिटल टी जो है वो प्रभावी हो गया और स्मॉल टी जो है वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक, ये 3 पॉइंट है प्रभाविता के नियम के, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, लक्षणों को नियंत्रण जो करता है वो कारक करता है, कारक विविक्त इकाइयों या डिस्क्रीट यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है वो है कारक हमेशा कैसा मिलेगा, पेयर में होगा, जोड़ों में होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो, यहां पर यह बताना चाह रहा है कि यदि वो हेट्रोजाइगस हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। उसमें से ये जो है वो तो क्या हो गया, प्रभावी हो गया, और ये जो है दूसरा वाला ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक, इसके बाद F1 में केवल एक जनक लक्षण प्रकट होता है और F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम से समझा जा सकता है। कहना चाह रहा है कि ये जब मतलब F1 जनरेशन में, यहाँ पर देखो कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराया था स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कैपिटल टी, जैसे ये हम कहते हैं कि ये टॉल प्लांट था, इधर ये टॉल था
और ये ड्वार्फ था, बोना था, इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें टोल यानी कि लंबे पादप जो है वो प्राप्त हुए। और लंबे पादप यहां प्राप्त होने के बाद जब हम इनकी सेल्फिंग कराई यानी कि इनमें स्वनिषेचन कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर हमें एक जो है वो बोना प्लांट भी मिला। ठीक, तो ये किस नियम से आप समझा सकते हो? प्रभाविता के नियम से। इसको आप ये बताओगे कि F1 जनरेशन में जो हमारे पास प्लांट आया वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से सिमिलरिटी शो कर रहा था, लेकिन जब F2 में गए तो F2 में इन दोनों से सिमिलरिटी रखने वाले जो प्लांट है वो हमें मिले हैं। इसका मतलब दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर क्या था, छुपा हुआ था। ठीक, तो यहां प्रभाविता के नियम से समझा, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों जाता है, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस मिलता है, इसलिए F2 के अंदर 3:1 का जो फिनोटिपिक रेशो जिन्हें लक्षण प्ररूप अनुपात कहते हैं वो जाता है। ठीक है, तो ये था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो है वो हम कहते हैं कि F1 जनरेशन में एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो जो है वो सेम फिनोटाइप शो कर रहा है, एक पेरेंट्स के जैसा। तो हम इसको जिस नियम से समझाते हैं वो है प्रभाविता का नियम, और ये बताता है कि F2 जनरेशन में 3:1 रेशो क्यों आता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में हमारे पास हेट्रोजाइगस जो पेरेंट्स हैं वो हमें मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेटा, नेक्स्ट जो नियम है, लॉ है, जिसे हम कहते हैं विसंयोजन नियम, या अंग्रेजी में कह देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब आप जानते हो, पृथक्करण। यहाँ पर विसंयोजन या बहुत अगर अच्छी हिंदी में लिखे तो पृथक्करण का नियम कहते हैं यहाँ पर। और किसका पृथक्करण आप याद करो, जैसे मान लो आपने ये पढ़ा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के पास दो एलील हैं, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी, ये दोनों जो हैं वो क्या है, एलील है एक दूसरे के। ठीक, तो कह रहा है कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी जब इस प्लांट से युग्मक बनेगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के समय ये एक कैपिटल टी अलग चला जाएगा और एक स्मॉल टी अलग चला जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और अलग होना ही क्या है, पृथक्करण है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ आ जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ब्लेंड हो जाते हैं, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। समय आने पर ये दोनों क्या हो सकते हैं, पृथक्करण हो सकते हैं इनको, ये दोनों आपस में घुलते नहीं हैं। इसी को हम कहते हैं विसंयोजन नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखो, इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल मिल यानी कि सम्मिश्रण नहीं पाते हैं, यानी कि दोनों आपस में, जैसे मान लो आपने रेड और वाइट जो कलर है उसको मिला के और पिंक बना दिया, तो अब उन दोनों कलर को आप इजीली सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि दोनों एलील जो हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, घुल मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। आप खुद देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में टोल था, लेकिन जैसे F2 पीढ़ी में गए आप, वहां पर जो ड्वार्फ था, जो छुपा हुआ था, वो वापस से अपीयर हो गया। ठीक है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता है, रिसेसिव वाला F1 में कहां प्रकट होता है, फिर भी F2 पीढ़ी में आपको एज इट इज दिख जाता है। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं। अब ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे F2 में ये चला गया। वो कहना चाह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब आपने जो क्रॉस कराया था वो दोनों कौन कौन से प्लांट को क्रॉस कराया था, टोल प्लांट को क्रॉस कराया था आपने। अब वो हेट्रोजाइगस थे, वो अलग बात है। और जब इन दोनों का आपने क्रॉस कराया तो आपको क्या क्या कौन कौन से मिले, कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिले। तो ये जो है वो स्मॉल, ये जो है ये ड्वार्फ यानी कि जो बोना है वो तो यहां पर था भी नहीं, फिर भी F2 में आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इसके एलील यहां पर प्रेजेंट थे।
क्योंकि पेरेंट्स में इसके एलिल यहां पर प्रेजेंट थे और एलिल जो हैं वो युग्मक निर्माण के समय दोनों अलग अलग हुए और दोनों आपस में जो है वो फ्यूज हुए और तब जाके ये स्मॉल टी ये बोना जो है वो यहां पर बना है। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी आने के बाद जो है ये ब्लेंड नहीं हो जाते, घुलमिल नहीं गए हैं। आगे क्या कहना है, यद्यपि जनकों के दोनों एलील जो है वो क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं। विसंयोजित यानी कि क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। आपको पता है गैमेट जो है वो तो एक ही लेके जाएगा क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होता है तो उसमें एक ही कारक होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। अब मान लो यदि कंडीशन यहां होती कैपिटल टी की तो दोनों युग्मक जो है वो क्या होते, समान होते। और यदि यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसका मतलब दोनों युग्मक जो है वो क्या होते, अलग अलग होंगे। 50% में कैपिटल टी जाएगा और 50% में स्मॉल टी जाएगा। तो ये कह रहा है कि समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिसमें समान अनुपात में एक एलील होता है। मतलब एक एक एलील होता है। कहने का मतलब है कि 50% जो है वो कैपिटल टी होगा और 50% क्या होगा, स्मॉल टी होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। तो आप यदि इसमें एक क्रॉस यदि देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो एक पूरा जो मतलब लास्ट में 3:1 जहाँ तक आते हैं वहाँ तक दोनों नियमों को एक्सप्लेन कर देता है। F1 PD में जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी के आने के बावजूद भी प्लांट जो है वो टोल आना, तो वो तो क्या हो गया, वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। और जब F2 PD में दोबारा से जो बोना प्लांट है वो फिर से अपीयर हो गया, तो इस कंडीशन में हम कह देते हैं कि बोने प्लांट के अपीयर होने का कारण ये था कि प्लांट जो है उसमें कहीं ना कहीं स्मॉल का एलील, पेरेंट जो प्लांट थे उसमें स्मॉल जो ड्वार्फ जीन है उसका एलील प्रेजेंट था और हेट्रोजाइगस होने के कारण 50-50% जो है वो संभावना हुई और जो स्मॉल टी वाले मिले उससे ड्वार्फ प्लांट तैयार हो गया। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, याद रखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो एलील्स हो रहे हैं। ठीक है, एक ही जो जीन है उसके दो एलील्स अलग अलग क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है बेटा, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण पढ़ रहे हैं, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की यदि अपन बात करते हैं तो इस पर आधारित दो नियम जो हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब जब इन दोनों नियमों की बात करें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो मेंडल के बाद जो है यहां पर जो है वो डिस्कवरीज होने लगी और बड़े स्केल पर जेनेटिक्स को समझा जाने लगा। तो कुछ एक्सेप्शंस निकल के आए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कुछ कंडीशंस जो हैं वो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं और उसमें से दो चीजें हम मेन पढ़ते हैं। एक जो है वो अपूर्ण प्रभाविता और एक जो है वो सह प्रभाविता हम पढ़ते हैं। एक और इसमें पढ़ेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। हम कहते हैं कि एक जीन के दो से ज़्यादा एलील भी हम देख सकते हैं, दो से ज़्यादा एलील भी मिलते हैं। तो इसका मतलब हालांकि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपूर्ण प्रभाविता जो है वो मेंडल की खोज में से नहीं थी। वो बाद में मेंडल के नियमों को जब एक्सप्लोर किया जाने लगा तो कुछ जगह पर मेंडल के नियमों के अपवाद मिले, एक्सेप्शंस मिले। उनमें से एक अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। और ये जो अपूर्ण प्रभाविता है ये एलिलिक इंटरेक्शन, मतलब एक एलील जो है उसके आपस में इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। हम देखते हैं इसको, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है। अच्छी लाइन है, समझेंगे। आप मुझे बताइए कि मेंडल का नियम क्या कहता है, कैपिटल आर मतलब रेड और इसका क्रॉस कराइए स्मॉल आर यानी कि व्हाइट के साथ, और F1 जनरेशन में क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर।
ये F1 जनरेशन में है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो हम क्या कहते हैं कि ये जो F1 जनरेशन आई है ये कैसी आई है, रेड आई है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है F1 जनरेशन ये रेड है, ठीक है, इन दोनों में से ये रेड है और ये जो है ये वाइट है, इन दोनों में से ये पेरेंट्स है, इन पेरेंट्स में से दोनों में से किसी एक से सिमिलरिटी शो कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, तो ये इससे सिमिलरिटी शो कर रही है, ठीक है। अब लगातार जब एक्सपेरिमेंट किए गए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट नहीं, बाद में इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताने वाला कॉर्ल कोरेंस था। कॉर्ल कोरेंस ने कुछ प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट किए तो ये देखा कि यार कई जगह ना यहाँ पर जो है वो रेड नहीं आ रहा है, इन दोनों से ही अलग एक तीसरा फिनोटाइप जो है वो मिल रहा है, और वो किस कलर का था? पिंक कलर का था, ठीक। अब देखो यहां पर जो है वो मेंडल के नियम तो फॉलो हो नहीं रहे, ठीक है। तो यहां हुआ क्या, देखो कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, मतलब ऐसा लक्षण प्ररूप आ जाता है ये वाला, जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता। मतलब पिंक जो है वो ना तो रेड से मिल रहा है और ना किससे मिल रहा है, व्हाइट से मिल रहा है, और इसके बीच का सा लगता है, मतलब दोनों के बीच का सा लगता है स्वान पुष्प। मतलब यहां पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो डोमिनेंट अकेला गया वो अपना कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दे सका, उसने अपना 50% ही दिया, इसलिए यहां पर हम इस टर्म को कह देते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इसका मतलब जो डोमिनेंट एलील था अभी तक, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी जो है वो पूर्ण प्रभावी शो कर रहा था अपने आप को, अब जो है इसमें कैपिटल आर जो है वो यदि कैपिटल आर यदि दोनों साथ जाते हैं तो वो अपना 100% शो करते हैं, और यदि अकेला गया तो उसने अपना 50% दिया। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो एलील की, डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी मैटर कर रही है, तो इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के रूप में भी हम लेते हैं, ठीक। तो यहां पर स्वान पुष्प यानी कि डॉग फ्लावर जिसको बोलते हैं, स्वान मतलब डॉग होता है, ठीक है, और इसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम होता है वो एंटीराइनम माजुस होता है, ठीक है, में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। मतलब यहां पर जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक प्लांट है एंटीरिनम मैजुस, ये प्लांट है, इस रेड का और इस श्वेत का जो है वो क्या कराया, क्रॉस कराया, तो इससे आर युग्मक बना और इससे स्मॉल आर युग्मक बना, और F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है वो क्या मिले, गुलाबी मिले। इसका मतलब कैपिटल आर जो है वो अपने आप को कंप्लीट प्रूव नहीं कर सका, ठीक। क्या हुआ, तर्द्रुप प्रजननी लाल फूल, मतलब होमोजाइगस कैपिटल आर, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आपको वो वहां पर कैपिटल आर लिख के दे, वो ये भी लिख सकता है वहां पर तर्द्रुप प्रजननी लाल फूल वाली, तो आपको समझना है कि वो प्लांट कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, समयुगम की होगा, कैपिटल आर, और तर्द्रुप प्रजननी सफेद फूल वाली स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 PD गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई। कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो हमें मिली, डायग्राम में देख लो आप, ठीक है। जब F1 संतति को स्वयं परागित किया गया, सेल्फ पोलिनेट कराया गया इसको, तो परिणामों का अनुपात 1-2-1, यानी कि एक लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद था। यहां पर जीनोटाइप अनुपात वही था, यानी कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों क्या थे, समान थे, जो किसी भी मेंडलीय एक संकरण के संकरण में संभावित होता। मतलब जीनोटाइप का अनुपात जो किसी एक संकरण में होता है ना, तो जीनोटाइप का तो जो सह है वो सेम था, लेकिन फर्क जो आया वो किस में आया, फिनोटाइप में आया, लक्षण प्ररूप में आया। यहां पर लक्षण प्ररूप भी किसके जैसा हो गया, जीन प्ररूप के जैसा हो गया। किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 जो आता है मेंडल के अकॉर्डिंग, प्रभावी और अप्रभावी वाला, वो बदल गया। किस में बदला, 1-2-1 में। ये क्या है, लक्षण प्ररूप ही तो है। अतः लाल, सफेद और गुलाबी से प्राप्त हो गया, यानी कि पूरा लिख रहा है इसको कि इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहे, कंप्लीट जो है वो प्रभावी नहीं हुआ। अतः स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर से गुलाबी प्राप्त हो गया। अगर यहां पर कैपिटल आर होता तो इसका मतलब यहां पर क्या होता, रेड होता। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो इसका मतलब
कैपिटल आर ने स्मॉल आर पर अपने आप को कंप्लीट जो है वो क्या नहीं किया, डोमिनेट नहीं किया, इसलिए उसका कलर थोड़ा बहुत जो है वो जा पाया और उससे क्या आया, गुलाबी कलर के फ्लावर हमें मिले। यहां इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये एग्जाम्पल का नाम याद रखना है बेटा कि ये किसका एग्जाम्पल है, और दूसरा यहां पर ये याद रखना कि यहां जो F1 जनरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी रिजेंबल नहीं हो रही है, पेरेंट्स में से दोनों में से वो किसी से समानता नहीं दर्शाती है। ठीक, लिखा है स्वान पुष्प नामक पौधों में एक संकर संकरण के परिणाम यहां पर एक एलील दूसरे के ऊपर अपूर्णतः प्रभावी है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह देते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। देखो एक चीज ये भी याद रखना यहाँ पर कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, 1:2:1 आता है। ठीक है, अब जब ये सब पढ़ते हैं तो हमने बार बार एक ही चीज को हमने यहाँ पर बार बार दोहराया है कि यहाँ पूर्णतः प्रभावी नहीं है, यहाँ अपूर्ण प्रभावी है। ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा डोमिनेंस रिसेसिव। एक्चुअल में ये प्रभाविता है क्या, क्या कंसेप्ट है प्रभाविता का, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंस, किसे आप प्रभावी कहोगे, किसे क्या आप अप्रभावी कहोगे। ठीक है, आपको समझाता हूं, एनसीईआरटी की यहाँ लाइनें अच्छी हैं बेटा, इसको समझना। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। अब वो कह रहा है कि एक्चुअल में प्रभाविता है क्या, आप बार बार प्रभावी है, प्रभावी वर्ड यूज कर रहे हो, इसकी संकल्पना क्या है, किस तरह से आप किसी को प्रभावी और किसी को अप्रभावी कह सकते हो। प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। इन जनरल क्वेश्चन जो है वो अपना भी बनता है, ये एनसीईआरटी ने खुद ने क्वेश्चन बना के दिया कि ऐसा क्यों होता है। इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। तो पहले हमें जीन का काम पता होना चाहिए, और आप सभी जानते भी हो जीन का काम क्या है। जीन जो है वो क्या है, डीएनए का ही सेगमेंट है, यानी कि डीएनए है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और जो प्रोटीन यानी कि जो एंजाइम बन रहा है वो एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में चेंज करता है, प्रोडक्ट में, और जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वो जो है वो फिनोटाइप के रूप में अपीयर होते हैं। यही काम किसका है, जीनोम का है। ठीक है, सॉरी जीन का है। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। जीन में ही तो अपने आप जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपीयर करने की जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो निहित रहती है। या आप भी जानते हो कि पहले डीएनए से ही तो क्या बनता है, एमआरएनए। तो एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आती कहां से है, डीएनए से ही तो आती है। एक्सप्रेस आरएनए के फॉर्म में हो रही है, लेकिन डिक्टेट किसने किया उसको, डीएनए ने। तो इसका मतलब सारी जो इंफॉर्मेशंस है वो किस में निहित है, उसमें जीन में निहित है। ठीक है, द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। ये भी आप जानते हो कि एक जीन जो है उसके कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। इन जनरल बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में तो एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 ही एलील होते हैं, हाँ या ना। और एलील जो है वो हमेशा कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उस पर प्रेजेंट होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम का पेयर है। तो वहां पर जो एलील्स मतलब दोनों क्रोमोसोम जो है वो क्या मिलेंगे, सेम क्रोमोसोम के सेम लोकस पर सेम जीन मिलती है, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हो। बिल्कुल सही बात है, आप ये कह रहे हो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहां पर ये इसका जीन है कैपिटल टी और यहां कैपिटल टी, तो ये जरूरी थोड़ी है कैपिटल टी रहेगी, हो सकता है कि ये क्या हो, स्मॉल टी हो जाए। तो दोनों जोड़े एक जैसे तो नहीं होते हैं, जैसा कि विषम युग्मक हेट्रोजाइगोट में होता है। कैपिटल टी में दोनों जोड़े जो हैं वो समान कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। अब ये हो सकता है भगवान ने जब भी बनाया था तब ये कैपिटल टी बनाया था, लेकिन किसी कारणवश जो है, किसी परिवर्तन जिसे हम जनरली म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन से ये कैपिटल टी जो है वो किस में चेंज हो गया हो, स्मॉल टी में चेंज हो गया हो, परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका मतलब यहां पर ये किसकी बात कर रहा है बेटा, म्यूटेशन की बात कर रहा है, जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। इसको ना आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे ये एक क्रोमोसोम है,
ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो कैपिटल टी, और यहाँ पर भी ये जो कैपिटल टी था, एक्चुअल में इसका काम क्या है, ये जीन है, ये क्या बनाएगा, mRNA, और mRNA से यहाँ पर जो है वो क्या बनेंगी, प्रोटीन बनेंगी। यही है प्रोटीन या एंजाइम जिसे आप बोल रहे हो। और इन जनरल यही जो है वो सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। यहाँ पर भी जो है वो कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी जो है वो क्या बना रहा है, mRNA, ठीक है कि नहीं। और mRNA जो है वो क्या बना रहा है, प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर दे रहा है, प्रोडक्ट में। इन जनरल तो यही चल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि इस वाले के अंदर ये जो कैपिटल टी है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि ये मॉडिफिकेशन किसी भी कारणों से हो सकता है, जिसमें मेन कारण म्यूटेशन, और म्यूटेशन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ। अब मॉडिफिकेशन होने पर 3 तरह की संभावना हो सकती है। या तो एंजाइम जो है वो कैसा हो, मतलब जो है एंजाइम बने तो, लेकिन कैसा बने, लेस एफिशिएंट एंजाइम बने, मतलब वो एंजाइम जो है वो धीरे जो है ना वो काम कर रहा है, तो हम यह कह देते हैं लेस एफिशिएंट एंजाइम है वो बने यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ पर जो है एंजाइम बने ही ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का म्यूटेशन हुआ हो कि नॉन फंक्शनल एंजाइम है, नॉन फंक्शनल एंजाइम यानी कि अक्रियात्मक एंजाइम बने। और तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कि कोई एंजाइम ना बने, इस तरह का म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक, इस तरह का म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। लेस एफिशिएंट का मतलब होता है एंजाइम, जैसे एक इस तरह का समझ लो आप कि एक बेस पेयर के चेंज होने पर वहां पर अमाइनो एसिड का क्रम नहीं बिगड़ रहा है, दूसरा जो है वो वहां पर आ जा रहा है, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई एंजाइम तो बन रहा है लेकिन थोड़ा सा, या तो कोई चेंज नहीं आया, या फिर एंजाइम बन रहा है लेकिन लेस एफिशिएंट है, धीरे काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप बताओ मुझे, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तो जो है वो फिनोटाइप जो है वो क्या रहा, सेम रहा। लेकिन इन 2 केस में, ये नीचे वाले जो 2 केस हैं जिसमें एंजाइम अक्रियात्मक और या फिर कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, उस केस में यहां जो है इस जगह पर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। और जब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट जब बना ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो फिनोटाइप है, जो लक्षण प्ररूप है, वो प्रभावित होता है। क्या होता है, लक्षण प्ररूप जो है वो प्रभावित होता है। देखो ये जो है इधर वाला जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको कह देते हैं रूपांतरित एलील, अरूपांतरित एलील। इसको क्या कह देते हैं, अरूपांतरित एलील। और चूंकि इसमें चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रूपांतरित एलील। क्या कह रहे हैं, रूपांतरित एलील कह रहे हैं। तो अरूपांतरित एलील जो है, और ये रूपांतरित एलील है, इसने तो अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अरूपांतरित एलील जो है वो अपना काम लगातार कर रहा है, तो इस वाले ने अपना काम जारी रखा है और इसके अक्रियात्मक होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो अरूपांतरित एलील है ना, ये तो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और जो रूपांतरित एलील है ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि जिसमें चेंज हुआ है और दूसरा जिसमें चेंज नहीं हुआ है, जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसको हम अरूपांतरित एलील कह रहे हैं। वो अपना काम लगातार किए जा रहा है, और जो चेंज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो चेंज हो गया वो तो हो गया कैसा, अप्रभावी, और जो अपना प्रभाव अकेले होते हुए भी दिखा रहा है वो हो गया प्रभावी। ये कंसेप्ट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। उदाहरणार्थ, एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। मतलब कोई भी एक जो है वो जीन ली जा रही है और उस जीन को एक पर्टिकुलर एक एंजाइम बनाती है, ठीक है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके 2 एलील रूप हैं, ठीक है। जीन के पास कितने एलील हैं, 2 एलील हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, इन जनरल केस में हम लेते हैं।
जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। किसमें? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रूपांतरण के लिए कह रहा है, ये बता रहा है, इन जनरल बता रहा है कि एक हमने जीन ली, उस जीन के 2 एलील हैं और वो जीन जो है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। रूपांतरित एलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। बच्चे हैं ना, जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ते पढ़ते जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या लिख रहा है। देखो यहां एकदम से इसने एक वर्ड यूज किया है रूपांतरित एलील। इसका मतलब जो सही एलील था उसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ उसमें, और म्यूटेशन से वो एलील जो है वो चेंज हुआ है और उसमें 3 संभावनाएं बनती हैं, 3 कंडीशन बनती हैं कि 3 तरह की कंडीशन वो जनरेट कर सकता है रूपांतरित एलील। क्या? या तो वो सामान्य एंजाइम बनाए, मतलब उसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि वो म्यूटेशन जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं कर रहा है, तो या तो वो सामान्य एंजाइम बनाए, ठीक है। कार्य अक्षम एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, बता चुका हूं आपको। तीसरा जो है वो ये है कि एंजाइम इस तरह का म्यूटेशन हुआ है कि एंजाइम बने ही ना। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये 3 कंडीशन ले ली आपने, अब आगे की 3 कंडीशन सुनिए। पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है, मतलब कि इस वाली कंडीशन में एंजाइम सामान्य बना रहा है, रूपांतरण हुआ है लेकिन इतना रूपांतरण नहीं हुआ है कि वहां का एंजाइम जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर रूपांतरित एलील जो है वो अरूपांतरित एलील के क्या है, तुल्य है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। यही मैंने बताया था आपको कि पहले केस में इन जनरल ये होगा कि फर्स्ट केस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में आसानी से क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार के एलील युग्मों में के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न करता है, कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन हो गई, या फिर कार्य अक्षम एंजाइम उत्पन्न करता है, इन दोनों की बात कर रहा है। फिर अब ये इन दोनों की बात कर रहा है, तो फिनोटाइप प्रभावित तो हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा है। देखो कैसे, फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। कह रहा है कि लक्षण प्ररूप जो है वो अभी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, लक्षण प्ररूप अभी भी जो अरूपांतरित है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित एलील यानी कि कार्यकारी, जो काम कर रहा है, जो फंक्शनल है, ठीक है, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अरूपांतरित एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, मौलिक रूप का मतलब जो पहले रूप था इसका, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने वाला, जो मेन काम कर रहा है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रभावी होता है, क्योंकि वही जो है वो लक्षण को अभी भी बनाए हुए है, इसलिए वो क्या हो गया, प्रभावी, तथा रूपांतरित एलील क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक है, जो मॉडिफाई हुआ है, जिसमें चेंज हुआ है, और चेंज भी ये नीचे के दोनों वाले, ठीक है। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है, और या बने तो क्या होता है, कार्यक्षम नहीं होता है। मतलब इन दोनों कंडीशन में ये वाली कंडीशन यदि हुई तो वो जो एलील है वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया प्रभाविता की संकल्पना। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है, एक और एक्सेप्शन हम मानते हैं कि ये भी जो है वो मेंडल के नियम का एक्सेप्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी कि दोनों का एक साथ जो है वो क्या होना, अपने आप को अपीयर करना, क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस कहलाता है। अभी तक अपूर्ण प्रभाविता में हमने देखा था कि अपूर्ण प्रभाविता में इन जनरल ये कंडीशन है कि F1 पीढ़ी का जो प्रोडक्ट है वो पेरेंट्स में से, दोनों में से किसी से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर F1 पीढ़ी का जो प्रोडक्ट है वो दोनों से सिमिलरिटी शो करेगा। हम इसको कोडोमिनेंस कह रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं क्या है।
अभी तक हम चर्चा कर रहे थे उन संकरणों की जहां F1 यानी कि F1PD दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, मतलब ये तो प्रभाविता की बात कर रहा है, या मध्य लक्षणों वाला अपूर्ण प्रभाविता जो किसी से नहीं मिलता था, ठीक है। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1PD दोनों जनकों से मिलती जुलती है। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि F1PD में ये दोनों जनक जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मतलब दोनों जनकों से जो F1PD है ये सिमिलरिटी शो करेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में एबीओ रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। ये आप जानते हो बच्चों कि ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, प्रभाविता का भी एग्जाम्पल है। वो जो है वो हम यदि देखें तो को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता का भी एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल में हम उसको और पढ़ेंगे जो है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म या बहु एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म हम हिंदी में कहते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है, इसके बारे में क्या बता रखा है। ये बोल रहा है कि को डोमिनेंस में एबीओ रुधिर वर्ग जो है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाली एक जीन होती है आई जीन, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होती है। ये आई जीन जो है ये डिटरमाइन करती है कि प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। और प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो शुगर है वो ये डिसाइड करती है कि प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि एनसीईआरटी लिखती है कि एंटीजन जो है वो ये डिसाइड करता है कि आने वाली प्रोजेनी जो है वो क्या होगा। अगर किसी की आरबीसी पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। वहाँ ए एंटीजन का मतलब ये है कि कौन सी शुगर प्रेजेंट है, जैसे मान लो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन यदि शुगर प्रेजेंट है एच एंटीजन के साथ तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि जो है वो गैलेक्टोज शुगर है तो जो एंटीजन है वो बी हो जाएगा। यदि दोनों प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा। और यदि एक भी प्रेजेंट नहीं है, केवल एच एंटीजन प्रेजेंट है खाली, तो क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। ये तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराते हैं तब भी उसमें बताते हैं कि उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, शर्करा प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। शर्करा बहुलक का मतलब होता है कि जो चेन है वो जुड़ी रहती है, शर्करा की बड़ी चेन जुड़ी रहती है, पॉलीसैकेराइड्स जुड़े रहते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यह इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है, ठीक है। इस जीन आई के 3 एलील, यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर रहा है बेटा। इन जनरल जो है वो 2 एलील होते हैं, 2 से ज्यादा यदि एलील है जीन के तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। एलिल आई ए और एलिल आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्कराओं का उत्पादन करते हैं, बताया है आपको, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एक गैलेक्टोज शुगर। एलिल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है, मतलब कोई शर्करा नहीं है तो कोई एंटीजन नहीं है। एनसीईआरटी एंटीजन नहीं लिखकर क्या लिखती है, शर्करा लिखती है, ठीक है। मानव जीन जो है वो क्या होता है, 2n होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार की जीन एलिल होते हैं। यदि हमें मल्टीपल एलील देखने हैं तो मल्टीपल एलील के लिए हमें पॉपुलेशन जो है वो पढ़नी होगी। मतलब हम एक इंडिविजुअल में यदि स्टडी करें तो हमें 2 ही एलील दिखेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम 2 ही होते हैं तो 2 ही एलील वहां पर प्रेजेंट होते हैं, आई ए और आई बी। तो आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी, देखो ये प्रभाविता भी दर्शा रहा है, ठीक है। अर्थात जब आई ए और आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होगा, और जब आई बी और आई विद्यमान हो तो आई बी अभिव्यक्त होगा। तो आई तो शर्करा बनाता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये समझना आप, आई ए और आई, ठीक है, ये तो जो है वो क्या शो कर रहा है, आई बी और आई, ये तो क्या शो कर रहे हैं, प्रभाविता शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब डोमिनेंस, डोमिनेंट कौन है, आई ए, क्योंकि आई जो है वो तो शर्करा बना ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा को अभिव्यक्त कर देते हैं। मतलब आई ए प्रेजेंट है और आई बी यदि प्रेजेंट है तो ये दोनों अपनी अपनी शर्करा जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। यह घटना ही सह प्रभाविता है, इसे क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। जब ये भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है और ये भी अपना इफेक्ट दे रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। इस प्रकार लाल रुधिर
कणिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती है। 3 विभिन्न प्रकार के एलिल होने के कारण इसमें 6 संयोजन, यानी कि 6 संयोजन का मतलब होता है कि इनमें जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो जीनोटाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 और n बराबर नंबर ऑफ एलिल। ठीक है, और ये इससे क्या निकल के आ जाएगा, इससे जीनोटाइप है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि एक जीन के 3 एलिल हैं, इस प्रकार ए बी और रुधिर वर्गों में 6 विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, जीनोटाइप। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला मतलब एलिल इस तरह से आ सकता है, तो ये जीनोटाइप ये हो गया, दूसरा जीनोटाइप ये हो गया, तीसरा जीनोटाइप ये हो गया, ये दोनों जो है ये और ये सेम है, ये चौथा जीनोटाइप हो गया, ये 5वां जीनोटाइप हो गया, ये 6 जीनोटाइप हो गया। अब यहाँ पर ना इसमें टेबल में 7 दे रखे हैं, तो बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर 7 जीनोटाइप है। भाई ये देख लेना, ये और ये जो है वो दोनों क्या सेम है। ठीक है, और यहां पर आप देखो 1 फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप, ठीक है, 3 फिनोटाइप और 4 फिनोटाइप। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिनोटाइप कितने आ गए, 4 आ गए। जीनोटाइप कितने, 6 और फिनोटाइप कितने। ठीक है, तो इसमें यदि देखें यहाँ आप यह भी समझ गए होंगे कि एबीओ रुधिर समूहन बहु एलिल मल्टीपल एलिल का भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, बता दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलिल एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलिल विद्यमान रह सकते, अतः बहु एलिल की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है। यानी कि एक ह्यूमन में तो ब्लड जो है ग्रुप या तो ओ या बी या ए बी या ए होगा। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में ये सारे तरह के दिखते हैं। तो यदि हम मल्टीपल एलिज्म की स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम किस में स्टडी करेंगे, समष्टि में, पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे। हमने यहां तक जो है वो मल्टीपल एलिज्म पढ़ा है, मल्टीपल एलिज्म। इसका मतलब कि एक जीन के 2 से ज़्यादा एलिल भी हो सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप बहुत सारे होते हैं, उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप हम स्पेसिफिक नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसके बाद इस वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी फिर से मूव करती है किधर की ओर, इस वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी फिर से इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ओर मूव करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, उसमें एक एग्जांपल बताते हैं, लेकिन यहां एक और टर्म जो है वो हमें समझाती है एनसीईआरटी, दैट इज प्लियोट्रोपी, बहुप्रभाविता। प्लियोट्रोपी मतलब कि एक सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को यदि या मल्टीपल फिनोटाइप्स को यदि कंट्रोल करे तो हम उसे प्लियोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अब ये बताना क्या चाह रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। ठीक है, तो एकल जीन का उत्पाद यदि एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्लियोट्रोपी कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। ठीक है, इसके 2 एलिल कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी समयुग्मजों में होता है और इस प्रकार विशाल मंडकण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मजी मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं, वे छोटे मंडकणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी झुर्रीदार। विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करता है, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी एलिल है। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंडकण मझोले यानी कि मीडियम आकार के होते हैं। अतएव यदि मंडकण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलिल अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे मान लो एक जीन है, सिंगल जीन, ये जीन अकेली 2 जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करती है। एक है बीज का आकार और दूसरा है स्टार्च कण का आकार। ठीक है, स्टार्च कण को जो कंट्रोल करते हैं वो 2 जीन, मान लो हम ये मान लेते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये नॉर्मल है, ये प्रभावी है और ये
अप्रभावी है। ठीक है, यदि प्रभावी कंडीशन है, यदि डोमिनेंट कंडीशन है, तो हम कहते हैं कि इसमें मतलब जब स्टार्च का कण में ये कैपिटल बी जीन है, तो इस कंडीशन में यहां पर जो स्टार्च है यानी कि स्टार्च का अमाउंट जो है वो ज्यादा बनेगा और जो शुगर अमाउंट है वो कम बनेगा। मतलब यहां स्टार्च, ये जो बी है ना, एक जीन होती है SBE जीन, और ये जीन जो है वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो सिंथेसिस करती है। तो यहां पर स्टार्च का अमाउंट मतलब शुगर जो बना है उसको स्टार्च में चेंज कर देती है ये जीन। यदि स्टार्च ज्यादा है, इस कंडीशन में बीज का जो आकार है वो गोल हो जाता है, बीज का आकार। अब वो हो क्यों जाता है? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी के कारण। ठीक है, यहां पर अप्रभावी है तो इसमें जो है ना वो शुगर ही रहता है, मतलब यहां पर वो स्टार्च में चेंज नहीं होता, तो इसका ओपी कम हो जाता है, तो बीज जो है वो क्या हो जाते हैं? झुर्रीदार हो जाते हैं। तो इसका मतलब बीज का आकार और स्टार्च के कण का आकार को कंट्रोल करने वाली एक ही जीन है। अब ये एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है, तो हम इसे कह देते हैं प्लियोट्रोपी जीन कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखो कि स्टार्च का आकार यदि इसी में से ले, तो यदि कैपिटल बी, तो हम बीज का आकार जो है वो कहेंगे कि बीज कैसा होगा? गोल होगा। यदि मैं कहूं कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बीज का आकार जो है वो क्या होगा? गोल होगा। और यदि मैं कहूं स्मॉल बी, तो बीज का आकार जो है वो क्या होगा? झुर्रीदार होगा। इसका मतलब इसके लिए तो ये क्या है? प्रभावी है। ठीक है, और स्टार्च कण की यदि मैं बात करता हूं, तो स्टार्च कण के लिए ये वाली कंडीशन हो सकती है, कैपिटल बी स्टार्च कण जो है वो क्या होंगे? बड़े होंगे आकार में। कैपिटल बी स्मॉल बी जो है, अब यहां जो है वो स्टार्च कण जो है वो क्या हो गए? स्टार्च कण जो है वो मध्यम आकार के, मीडियम यानी कि मझोले आकार के होते हैं, और यहां पर जो है स्मॉल बी स्टार्च कण जो है वो क्या होंगे? छोटे होंगे। तो इस वाली कंडीशन को लेके, मतलब स्टार्च कण को लेके जो जीन है वो क्या शो करता है? अपूर्ण प्रभाविता शो करता है। तो कहते हैं कि प्रभाविता जीन का ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त शासी गुण नहीं है। हम यदि बात कर रहे हैं तो जीन के प्रोडक्ट की बात करेंगे, या फिर जो जिस फिनोटाइप की हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। उसके लिए हम कहेंगे कि जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसका ये वाला पैराग्राफ काफी बार पूछा जाता है बेटा। देखो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और इसमें गलती भी है एनसीईआरटी में, उसको भी सही करेंगे। अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो डोमिनेंस है वो जीन शो करेगी या उसका प्रोडक्ट शो करेगा। तो कौन शो करेगा? जिसकी सूचना जीन में निहित है, या उतने ही निर्भर जीन उत्पाद पर करता है, ये जीन के प्रोडक्ट पर भी निर्भर करता है उसके साथ साथ, और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप नहीं आएगा यहां पर लक्षण प्ररूप आएगा, यानी कि फिनोटाइप आएगा। लक्षण प्ररूप पर होती है, जितने कि हमारे द्वारा परीक्षार्थी चुने गए विशेष यहां भी जीनोटाइप नहीं क्या आएगा? फिनोटाइप पर। उस मामले में एक से अधिक जीनोटाइप यानी कि एकाधिक जो फिनोटाइप है वो प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये वाला पैराग्राफ आप स्पेशल लिख सकते हो कि ये वाला पैराग्राफ स्पेशल किसके लिए है? प्लियोट्रोपी के लिए है। वो कहना चाह रहा है कि प्लियोट्रोपिक जीन में जो डोमिनेंस है वो जीन का और उसके प्रोडक्ट का स्वायत्तशासी गुण नहीं है। ये उतना ही निर्भर जीन उत्पाद पर करता है जितना कि जिस फिनोटाइप का हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसका हम यदि फिनोटाइप देखें तो उस पर भी करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जहां जहां जीनोटाइप लिखा हुआ है वो सारा गलत है, वहां वहां क्या आएगा? फिनोटाइप आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है दो जीनों की वंशागति। अभी तक हमने पढ़ी है एक जीन की वंशागति। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे दो जीनों की वंशागति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।